नमस्कार, मैं वीर विजयनगर का रहने वाला नागरिक। आज मैं इस चैनल के माध्यम से विजयनगर के सच्चे इतिहास का संरक्षित करने जा रहा हूं, जो कि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश पर स्थित है। कैसे एक्स असम राइफल सेटलर्स वहां पर पहुंचे और किसने उन्हें वहां पर बसाया, और आज उनके परिवारों को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस चैनल के माध्यम से कुछ विशेष सवाल और उनके महत्वपूर्ण इतिहास को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, जिसका गठन 1835 में ब्रिटिश राज के तहत कच्छर लेवी नाम से रखा गया था। असम राइफल्स ने इतिहास में कई भूमिकाओं में काम किया है। प्रथम विश्व युद्ध, जहां उन्होंने यूरोप और मिडिल ईस्ट में सेवा की थी, और विश्व युद्ध 2, जहां उन्होंने मुख्य रूप से बर्मा में सेवा की थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बीच में झगड़ा इसलिए चल रहा है क्योंकि यह दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल है। बल का प्रशासनिक नियंत्रण MHA के पास है। इसका संचालन नियंत्रण भारतीय सेना के पास है, जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन है। इसका मतलब है कि बल के लिए वेतन और बुनियादी ढांचा MHA द्वारा प्रदान किया जाता है, और कर्मियों की तैनाती पोस्टिंग सेना द्वारा। असम राइफल्स को जरूरत पड़ने पर दूर दराज के इलाकों को सुरक्षित करने के लिए एक लड़ाकू बल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। 2002 से यह सरकार नीति एक सीमा एक बल के अनुसार भारत म्यांमार सीमा की रखवाली कर रहा है। विश्व युद्ध हो या उग्रवाद विरोधी, असम राइफल्स खुद को साबित करने में कभी भी असफल नहीं रही है। असम राइफल्स को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, और आज वही एक्स असम राइफल्स और उनके परिवार, जिन्हें 1960 के दशक में यानी भारत चीन युद्ध से पहले विजयनगर में बसाया गया, उन्हीं जाबाज फौजी भाइयों और उनके परिवारों के आंखों से खून के आंसू बरसते हैं। गोरखा सैनिकों की वीरता समय के साथ देखी गई है। सेना शपथ लेती है कि वे सरकारों के निर्देशों का पालन करेंगे। विजयनगर के एक्स असम राइफल सैनिकों का इतिहास भी यही दर्शाता है। जी हाँ, यहाँ बहुत ही आश्चर्य की बात है कि उगते सूरज की भूमि पर पूर्व असम राइफल्स और उनके परिवार 600 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर कैसे पहुँचे। अगर आज से पहले या इससे पहले आप लोगों ने कहीं भी किसी भी वेबसाइट्स पर विजयनगर के बारे में सुना या पढ़ा है, तो सब कुछ भूल जाइए, क्योंकि कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसमें किए गए दाव केवल झूठ को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं, और कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसमें विजयनगर के सच्चे इतिहास का वर्णन किया गया है। तो चलिए इस तथ्य को गलत प्रस्तुत किए बिना हम विजयनगर के सच्चे इतिहास का संरक्षित करते हैं। यह तब शुरू हुआ जब असम राइफल्स के महानिरीक्षक अजित गुरैया ने अपने बहादुर जवानों के साथ ट्रैकिंग करके लगभग 2 सप्ताह तक ट्रैकिंग करने के बाद विजयनगर घाटी पहुँचे। तब वह घाटी वीरान और बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं था। चारों तरफ जंगल ही जंगल था, और इसी के साथ वह घाटी बॉर्डर पे था। तब उस इलाके में असम राइफल्स का चौकी खोली गई। जल्द ही जंगल लैंडिंग ग्राउंड में बदल गया, जिसके कारण प्रशासनिक इकाई खुल गई। यह सब असम राइफल्स के जवानों की कड़ी मेहनत के कारण था, जिन्होंने महीनों तक खुद को PWD मजदूर के रूप में बदल लिया। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और 1949 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। यह वह समय था जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू चीनी भाई भाई के नारे को बढ़ावा दिया था। लेकिन परिणाम स्वरूप मानचित्रों में भारतीय क्षेत्र के लगभग 120,000 वर्ग किलोमीटर को चीनी के रूप में दिखाया गया। अरुणाचल प्रदेश को 1954 में नेफा के रूप में स्थापित किया गया था, जब तक कि 1960 तक भारत चीन संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे। 10 जुलाई 1962 को लगभग 350 चीनी सैनिकों ने चुशुल में भारतीय चौकी को घेर लिया, जहां उन्होंने लाउडस्पीकरों पर गोरखाओं को समझा दिया कि उन्हें भारत के लिए नहीं लड़ना चाहिए। उसी साल 20 अक्टूबर 1962 को गोरखाओं ने चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और इस लड़ाई में विजयनगर में रहने वाले कुछ एक्स असम राइफल्स भी शामिल थे। वीर बलिदानियों की याद में हम एक बार फिर से इस कहावत को सुने। अपने घरों में चैन की नींद सोए, सेना सरहदों की रखवाली कर रही है।
चीन ने लद्दाख में और नेफा में मैकमोहन रेखा के पार आक्रमण किया। अधिकांश बहादुर असम राइफल्स के जवानों ने चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जहां वे अपने कीमती जीवन को जोखिम में डालते हैं। विजयनगर घाटी म्यांमार के किनारे पर होने के कारण भारत सरकार ने भारतीय सैनिकों को विजयनगर पर बसाने का फैसला किया। सरकार के आदेश जो देश के हित के लिए थी, उसके कारण सैनिकों को विजयनगर पे जाके बसना पड़ा। आज भी वहाँ के पेंशनर फौजी भाई उस दिन को याद करके कहते हैं कि विजयनगर जैसे जगह पर आके रहने के लिए सबसे कठिन कार्य था कि वे अपने परिवार को मनाए, ऐसे जगह पर आके रहना है। सरकार का आदेश है। इसी के लिए एक्स असम राइफल्स जवानों ने अपना जो कुछ भी था सब कुछ छोड़कर भुलाकर विजयनगर पे रहने आ गए। वर्ष 1967-1968 में 23 परिवारों को विजयनगर में बसाने के लिए लाया गया था। यहाँ पहला बेच था, जिसके बाद वर्ष 1968-1969 में 25 परिवारों के साथ दूसरा बेच, 52 परिवारों से भरा तीसरा बेच 1969-1970 में, और 100 परिवार 1970-1971 के साथ चौथा बेच था। स्पष्ट रूप से 1972 तक किसी भी बसने वाले को जगह से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। गौर करने वाली बात तो यह है कि एक्स असम राइफल सेनाओं को अनेक वादों के साथ लाया गया था। रहने को घर, जमीन, मेडिकल फैसिलिटीज़ और वो सब जो ज़रूरत होती है किसी भी जगह सर्वाइव करने के लिए। लेकिन वहाँ के अलग थलग क्षेत्र है जहाँ बच्चे साधारण से साधारण बीमारियों जैसे टाइफाइड आदि से सिर्फ इसलिए जीवन से हाथ धो बैठते हैं क्योंकि स्थिति अभी तक नहीं बदली है। ये एक्स सर्विसमैन जिन्होंने खुद को एक किसान के रूप में बदल लिया और अच्छे स्वस्थ और जमीन के वादे के कारण सीमित संसाधनों के साथ ही रहना शुरू कर दिया, आज उनके पास दोनों ही नहीं है। आज अगर कोई जाकर देखे तो अधिकांश सैनिक पहले से ही दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। उनके परिवार दर्द और पीड़ा में जी रहे हैं। उन्हें विजयनगर में जबरदस्ती बसने के लिए शामिल किया गया था। सरकार द्वारा ऊपर वर्णित 1962 के चीनी आक्रमण के मद्देनजर भारत के हितों की रक्षा के लिए वहां की मांग और उनके द्वारा उठाए गए प्रश्न वास्तविक है। उन्हें ऐसे जीवन क्यों जीना पड़ रहा है? विजयनगर के प्रत्येक बच्चों को अपने आप से यह सवाल क्यों करना पड़ता है कि क्या वे एलिजिबल है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए? सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि के लिए एक्स सर्विसमैन ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। उनकी मेहनत, संघर्ष, खून पसीने से बनी उपजाऊ जमीन जो कि बिल्कुल ही जंगल हुआ करता था। भारतीय सीमाओं की रक्षा करने वाले उन बहादुर सैनिकों ने हार नहीं मानी। सरकार के आदेश को मान लेने के बाद उन्होंने फसल की खेती और कटाई शुरू कर दी। धीरे धीरे उन्होंने जीवन जीना शुरू कर दिया और सीमित स्रोतों में खड़े हो गए। यहाँ तो उनका दृढ़ संकल्प और विश्वास था कि वे उस जमीन को अच्छी जगह बना सकें। वे अपनी कड़ी मेहनत के फलदायी परिणाम के कारण ही भूमि में जीवित रह सके। जब उनसे कहा गया तो असम राइफल्स ड्यूटी पर ही विजयनगर गई। सेटलमेंट के दौरान सरकार ने उन्हें न केवल घर बल्कि कृषि उपकरण और कुछ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई ताकि उन्हें अपने परिवार के साथ रहने और जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा सके। आज वे बेहद खराब स्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देश के भविष्य के रूप में पहचाने जाने वाले युवा अनएम्प्लॉयड ही रह जाते हैं। किसी भी सरकारी नौकरी में जाने के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बावजूद, मूल्यवान कौशल के बावजूद, ज्ञान के बावजूद उन्हें अवसर नहीं मिलता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण यह है कि उनके पास पीआरसी नहीं है, जिसके बाद सरकार ने विजयनगर में असम राइफल एक्स सर्विसमैन के परिवारों को बसाने के दौरान किया था। जो सेटलमेंट आदेश द्वारा किया था, जो कि परमानेंट सेटलमेंट के लिए था, आज उसे अस्थायी कहा जा रहा है। वे स्पष्ट जांच की मांग करते हैं क्योंकि उनके पास सारे सही प्रूफ्स, डॉक्यूमेंट्स हैं। उनके डिमांड जेन्युइन है। वे पीआरसी के मामले को जल्द से जल्द हल करने की मांग करते हैं ताकि उनके इतिहास को ना मारे, जो युवा है उनके उज्जवल भविष्य को ना मारे, जो उनका अधिकार है, और उन आंसुओं से भरी आंखों को राहत मिले, उन भारी मन को जो हर एक दिन, हर सांस अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। श्रीमान नंबर 11/22-28 राइफलमैन लोकनाथ शर्मा। मैं 11 ईयर का हूँ। तो मैं सर्विस करते करते वहीं से अपना घर तरफ
जाने का विचार कर रहा था। फिर भी सरकार ने बोल चुका है कि विजयनगर में एक कॉलोनी खुला है, वहाँ में एक सर्विसमैन को लेके जाने का लिए प्रस्तुत कर रहा है बोल के गवर्नमेंट बोला है। इसलिए हमने अपना प्रस्तुत पूरा राजी खुशी से नाम दिया यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ में जाके बैठो कि यहाँ में सुरक्षा करना पड़ेगा। तुम लोग वहाँ में जाके तुम लोग को कोई हंसी खुशी से बिताना है, कोई कठिन नहीं होगा। ट्रैक्टर ने खोदा हुआ जोता हुआ जमीन मिलेगा और के भली भांति को एउटा बंगला के भन्छ भली भांति का बंगला मिलेगा और अपना किचन मिलेगा। तो तुम लोग को कोई भी कठिन होने का लिए असुविधा नहीं देगा बोल के हमारा सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल चुका है। तो कितना बार हम लोग को यूनिट का रोल कॉल होने का वक्त में रोल कॉल का लेक्चर दे दिया। तो तुम लोग आने का वक्त में ये दुख नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक से वहाँ में बैठना है बोल के हम लोग को समझाया बुझाया। तो फिर भी हम लोग अपना दुख सुख जो है जैसा भी होगा साला गवर्नमेंट का खटन जहाँ दे देगा वहीं जाएगा बोल के हम लोग अपना सुरक्षा का लिए आया है। अभी देखिए हम लोग का हालत ऐसा टूटते टूटते जा रहा है। ये क्या हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट जाने। अब हमारा जो छिमेकी जो है तो भी बताऊं मैंने, हमारा जो है छिमेकी जो है हमारे ऊपर में दखल कर रहा है, हमारे ऊपर में ये माने कुर्ती करता है, चिमोड़ता है। क्या बात है ये हम लोग को बहुत खुश का बात नहीं है, दुख का बात है। हम लोग बहुत दुख से यहाँ में गुजारा कर रहा है। तो मेरा नंबर 11/22/28 राइफलमैन लोकनाथ शर्मा राइफलमैन हूँ। तो मैं अभी बहुत दुखी का हालत में हूँ। तो मैं हम लोग जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बेच जमाया। तो मैं आने का जो यहाँ में इधर आने का टाइम जो है थोड़ा कम मैंने सन में हम आया सन 1970 में, मगर यहाँ में जम चुका है 1983 ने 81 कह रहे 1967 में अपना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक सर्विसमैन को रखने का तजबुरा किया है। तो आकर के फर्स्ट बेच सेकंड बेच थर्ड बेच उसका बाद में इंस्ट्रक्शन जो मैंने पाइनर ग्रुप आके यहाँ में घर उर बना दिया वो किया है। उसका बाद में हम तो थोड़ा देरी में आया कि शुरुआत में तो 1961 में तजबुरा किया गवर्नमेंट। तो अभी देखिए देखते जो भी एक सर्विसमैन अपना मैंने स्वर्गलोक भी चला गया। अभी बचा कुचा ज्यादा भी नहीं है, 8-10 आदमी होगा ऐसा जिंदा एक सर्विसमैन। अभी हालत ऐसा हो रहा है, ये क्या बात है, बहुत दुख का बात है। तो मेरा बात यही है कि गवर्नमेंट सुने ना सुने, तो गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट लेके रख दिया है। हम अपना खुशी से नहीं आया है, गवर्नमेंट लेके रखा है तो गवर्नमेंट जाने। तो मेरा बात इतनी है। जिम्मेदारी वह कुंजी है जिसे कभी भी किसी भी इंसान को पूरा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वो सैनिक हो या सरकार। हर युवा जो स्कूल जाते हैं उन्हें सरकार के लोकतंत्र के सही परिभाषा सिखाई जाती है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। वे अब कहाँ हैं? उनके पास इनमें से कोई भी अधिकार नहीं है तो वो बहुत ही कम मात्रा में। भारत चीन युद्ध 1962 से पहले आकर निवास करने के बाद भी
आज विजयनगर में पंचायत राज में भाग लेने से विरोध किया गया, जिसमें गवर्नमेंट के प्रॉपर्टीज को जला दिया गया, जो कि कानूनन अपराध है। गरीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन कुछ फैसले अगर गवर्नमेंट द्वारा नियमित रूप से किए गए होते तो सेटलर्स को आज इस दिन का सामना ना करना पड़ता। मैं वीर भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भारत सरकार और उनके अलावा सभी जिम्मेदार व्यक्तियों से अनुरोध करता हूं कि न केवल इस मामले को देखें सुने, बल्कि इस मामले को जल्द से जल्द हल करें और साबित करें कि वे भी उन सैनिकों का साथ देंगे जिस प्रकार 24 घंटे हर दिन हर पल वे हमारे साथ देती हैं देश के रक्षा के खातिर। धन्यवाद। जय हिंद।